गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो हमने लास्ट लेक्चर में आईपीसी की करा था, दैट इज़ बेसिकली द फाउंडेशन। हमने ये करा था कि आईपीसी की ज़रूरत क्यों है, क्रिमिनल लॉ सब्सटेंटिव लॉ का लिंक क्या है, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का उसमें रोल है, क्या जो आईपीसी है वो पब्लिक लॉ है कि प्राइवेट लॉ है कि दोनों हैं। तभी वो पीपी का रोल भी समझ आया जब हमें ये पता चला भाई जो आईपीसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, रादर आईपीसी पूरे सोसाइटी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर है। हमने ये भी देखा कि जैसे सिविल लॉ कैसे इनफेक्टिव हो रहा है किन्हीं सिचुएशंस में जहाँ पे कंपनसेशन एज अ रेमेडी दैट इज इनफेक्टिव इनसफिशिएंट, उस केस में कहीं ना कहीं ऑफेंडर को सोसाइटी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सोसाइटी का कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। एंड सोसाइटी में से एक्यूज को बाहर कैसे निकालेंगे? बाय गिविंग हिम इम्प्रिजनमेंट। हाउ वुड वी सेपरेट द एक्यूज फ्रॉम द सोसाइटी? दैट इज बाय पुटिंग द एक्यूज इनटू द जेल। सो ये सारी की सारी हमने चीज़ें करी हैं, एंड दैट इज बेसिकली हमने कुछ टर्म्स भी करी थी, कल्पेबिलिटी, लायबिलिटी है। हमने ये भी देखा था व्हाट इज द लीगल प्रिंसिपल बिहाइंड मेकिंग द आईपीसी, दैट इज यूबी जस्ट टीबी रेमेडियम। इन सारों के साथ साथ अब हम आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब हम धीरे धीरे इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंसेस पे आएंगे। हर एक ऑफेंस को उठाने से पहले, एक ऑफेंस को उठाने से पहले कहीं ना कहीं हमें जनरल इंग्रेडिएंट समझने पड़ेंगे विच विल बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ऑफेंस। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑफेंस में वो है एक ऑफेंस में नहीं है, इसीलिए हमें वो जनरल इंग्रेडिएंट्स पहले समझने पड़ेंगे। व्हाट आर दैट जनरल इंग्रेडिएंट? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया, because more or less these two ingredients in a different form will be present in every offense. So अगर आपको जनरल मतलब समझ आ गया what is the general meaning of the actus reus or the mens rea, you can easily understand what are the ingredients of the offense and how we will interpret the legal provision in IPC. क्लियर है? उससे भी पहले एक लीगल मैगजीम लिखी है जिसके ऊपर ये सारी की सारी थ्योरी बेस करती है, that is Actus non-facitrium, Actus non-facitrium nisi mens citria. Actus non-facitrium nisi mens citria. Actus non-facitrium nisi mens citria. अभी ये जो लीगल मैक्सिम का क्या मतलब है ये मैं अभी आपको नहीं समझा रहा, बिकॉज इस लीगल मैक्सिम को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्टस रियस की, कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्टस रियस की और मेंस रिया की। Once you have understood actus reus or mens rea, then you can easily understood what this legal maxim is saying. So उस legal maxim से मतलब कि हमारा जो कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, we are doing what? We are trying to understand what is this? What is the meaning of this maxim? But before knowing the meaning of this maxim, we have to understand these two terms, that is the actus reus and mens rea. Because without understanding these two terms, we cannot understand these legal maxim. So आज जो हम समझने वाले हैं that is actus reus. क्लियर है? अगर ये हम लीगल मैगजीम की बात करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज। अगर हम ये लीगल मैगजीम की बात करते हैं तो ये लीगल मैगजीम के लिए ये चीज़ ड्रॉ कर लो एक बारी। लेट्स सपोज दिस सर्कल इज ऑफ एक्टस रियस, दिस सर्कल इज ऑफ मेंस रिया। जहाँ पे ये दो सर्कल मीट कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं ये लीगल मैगजीम। सो अगर ये मैगजीम की अगर मैं बात करूं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टस रियस और मेंस रिया। When we are talking about this combination of actus reus or mens rea, that is the meaning of this maxim. So first of all, in order to understand this maxim, we have to understand what is actus reus and what is mens rea. अगर मैं एक्टस रियस की बात कर रहा हूँ, क्या ये हर किसी ऑफेंस में प्रेजेंट होगा? यस, इट विल बी प्रेजेंट इन एवरी ऑफेंस. It is there
इन एवरी ऑफेंस, या फिर IPC भी बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ एवरी ऑफेंस। बट अगर मैं मेंसरिया की बात कर रहा हूँ तो मेंसरिया क्या हर किसी ऑफेंस में हो सकता है? आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि मेंसरिया हमेशा हर किसी ऑफेंस का एक इंग्रेडिएंट होगा। इसी तरीके से जैसे ही कल हमने बोला था कि ऑफेंसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दैट इज फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी एंड नो फॉल्ट बेस्ड। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी में तो जो मेंसरिया है दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। अगर नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी की बात कर रहा हूं दैट इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर मैं इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले केस की बात करूं तो क्या इधर मेंसरिया वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है? आंसर इज नो, मेंसरिया इज नॉट द इंग्रेडिएंट। मेंसरिया इज नॉट द इंग्रेडिएंट। इसके ऊपर मेंसरिया के ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले जो आज हम समझने वाले हैं, हम क्या समझने वाले हैं, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्टर सीरियस। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट? दिस एक्टर सीरियस। क्लियर है? इस चीज़ को जितना भी अभी मैंने लिखा है इस चीज़ को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे आज का टॉपिक, दैट इज व्हाट? एक्टर सीरियस। क्लियर है? फटाफट से इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए। फटाफट से प्लीज। कर लिया नोट? कर लिया नोट? ध्यान दीजिएगा प्लीज। ना अगर हम एक्टर सीरियस की बात करें तो एक्टर सीरियस मतलब क्या? When we are talking about is this actor serious, what do you mean by this actor serious? बहुत सारे लोग कहते हैं इट इज द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। इट इज अ कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। क्या ये ठीक है बोलना? आंसर इज नो। अगर एक्टर सीरियस का आप ये मतलब बोलते हो, ये बिल्कुल गलत है। एक्टर सीरियस मतलब कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड है ही नहीं। एक्टर सीरियस मतलब क्या है? एक्टर सीरियस मीन्स द कॉन्सिक्वेंसेस विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। सो मुझे बताइए, ऑब्वियसली हम किसी चीज़ की बात करें, जब हम एक्टर सीरियस की बात करें, हम किस चीज़ की बात करें? क्या वो अलाउड है? आंसर इज नो, ये अलाउड नहीं है। इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑफेंस। कैसे? अगर किसी ने ऑफेंस करा तो हम क्या बोलेंगे कि लॉ इसको अलाउ कर रहा है, कि लॉ इसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, लॉ इसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। फॉरबिडन बाय लॉ। कैसे आपको पनिशमेंट मिलेगी अब? क्लियर है? सो वी आर टॉकिंग समथिंग which is forbidden by law। अगर आपने करा है then you will be punished। और वो पनिशमेंट क्यों मिलेगी? बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को समझना प्लीज। अभी हमने पूरा का पूरा IPC पढ़ा नहीं है, बट फिर भी सबको पता होगा व्हाट इज मर्डर। सबको पता होगा व्हाट इज मर्डर। मर्डर क्या है? ए ने बी की क्या कर दी है? डेथ कॉज कर दी। तो हम क्या बोलेंगे? ए ने क्या कर दिया? बी का मर्डर कर दिया। नाउ लेट्स सपोज करो, अगर मैं कह रहा हूं कि मर्डर का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मर्डर इज व्हाट?
जब हम बोल रहे हैं कि ए ने बी की क्या करी है, डेथ कॉज करी है, तभी हम बोल रहे हैं कि मर्डर करा है। सो दैट मीन्स हमें कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए मर्डर के लिए, हमें कौन सा कॉन्सिक्वेंस चाहिए मर्डर के लिए, दैट इज द डेथ ऑफ द विक्टिम। अगर लेट्स सपोज करो ए ने बी को शूट करा बट बी की डेथ नहीं हुई, बी सर्वाइव्ड, अभी भी ये जिंदा है, ही इज अलाइव। क्या मुझे बताइए ए के ऊपर हम चार्जेस लगाएंगे मर्डर के? आंसर इज नो, वी कैन नॉट पुट द चार्जेस अपॉन ए ऑफ मर्डर। सो दैट मीन्स ये मर्डर है कि नहीं है, आपने क्या देखा, आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखे। हाँ, इस कॉन्सिक्वेंसेस को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। दैट इज द एक्ट, दैट इज द कंडक्ट। दैट इज द एक्ट, दैट इज द कंडक्ट। कैसे कैसे कंडक्ट हो सकते हैं, किस चीज से आप मर्डर कर सकते हो? मे बी शूटिंग, शूट करके, मे बी पॉइजन देकर, मे बी बर्न, मे बी स्ट्रेंगुलेशन, मे बी स्टैबिंग, चाकू मारना। सो हम ये सारे के सारे जितने भी हम कंडक्ट और एक्ट की बात कर रहे हैं, क्या वो कंडक्ट और एक्ट फॉरबिडन है? आंसर इज नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कंडक्ट और दैट एक्ट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक बार ही आपने जो एक्ट करा भाई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे आपके ऊपर क्या लगते हैं, चार्जेस। क्लियर है? सो दैट मीन्स लेट्स सपोज करो, इसको समझना प्लीज। अगर मैं कह रहा हूं स्टैबिंग करी है, स्टैबिंग मतलब नाइफ से चाकू मारा है, एक बारी जो स्टैबिंग करी है लेट्स सपोज करो उसमें डेथ हो गई है, और दूसरी बार जब स्टैबिंग करी है लेट्स सपोज करो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है। अब मुझे बताइए अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो मर्डर के चार्जेस लगा सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज द पर्सन इज अलाइव। सिर्फ और सिर्फ उसको क्या हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ग्रीवियस हर्ट। सो इधर जो ऑफेंस बनेगा वो किस चीज का बनेगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अगर हम डेथ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा देंगे, मर्डर। सो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखो इधर एक्ट और कंडक्ट देखा आपने, वो तो एक ही है, स्टैबिंग। जब वो एक्ट और कंडक्ट देख रहे हैं दैट इज सेम, बट इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ऑफेंसेस, हाउ इट हैपेंस, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग इनटू द कंडक्ट, द एक्ट। एक्ट और कंडक्ट ऑफेंस नहीं बनाता, बिकॉज अगर एक्ट और कंडक्ट ऑफेंस बनाता फिर तो ये दोनों एक ही ऑफेंस होते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एक्ट, सेम कंडक्ट। सो आपका एक्ट और कंडक्ट ऑफेंस नहीं बनाता, रादर आपके एक्ट और कंडक्ट से कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उसके हिसाब से ऑफेंस बनता है, उसके हिसाब से चार्जेस बनते हैं, उसके हिसाब से एफआईआर लिखी जाती है। क्लियर है? समझ आ गया? Any doubt regarding this, please? Clear? So what we are talking about? We are talking about what? The actus reus. Actus reus is what? The conduct of the accused which is forbidden by law. Answer is no. The consequence of that conduct. अब हमने कहा है, हम तो क्या देखेंगे, हम तो जी ये consequences देखेंगे, और इन consequences के लिए which is forbidden by law कैसे बोल सकते हैं? Because you will be punished by law. अब what is the role of this conduct? What is the role of this act? क्या ये आईपीसी में कहीं ना कहीं काम आएगा? आंसर इज यस। कैसे काम आएगा? इट विल बी लाइक एन एविडेंस। वी विल यूज दिस एक्ट, द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिम। कैसे? अब एक्यूज के ऊपर लेट सपोज करो उसने स्टैबिंग करके क्या करी है, मर्डर करा है, तो हमें ये प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि ठीक है मर्डर के चार्जेस लगा दिए हैं हमें, पर ये प्रूफ तो करना पड़ेगा भाई स्टैबिंग भी उसी ने करी है। आंसर इज हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा स्टैबिंग भी उसी ने करी है, और उसकी स्टैबिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, डेथ, मर्डर। लेट सपोज कर लो अगर अक्यूज ने नहीं स्टैबिंग करी, किसी और ने करी है, तो वो एक्विट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आंसर इज यस। क्लियर है? सो हमें क्या चाहिए, हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए, और इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपने ही करा है तभी आपको पनिशमेंट होगी। ये कॉन्सिक्वेंसेस को
आपने ही करा है तभी आपको ये पनिशमेंट होगी। इसको प्रूव करने के लिए हमें किसका एविडेंस देना पड़ेगा? आपके कंडक्ट का, आपके एक्ट का। क्लियर है? सो अगर आपसे कोई जनरल लैंग्वेज में पूछे भाई व्हाट डू यू मीन बाय एक्टर सीरियस, एक्टर सीरियस मीन्स द कॉन्सिक्वेंसेस of the conduct of the accused which is forbidden by law. Clear है? Are we talking about a particular act, particular conduct? Answer is no. Conduct can be any form. Conduct can be done in any form, in any way. What is important? The important is the consequence of that conduct. अच्छा, एक थोड़ी सी अगर मैं सिंपल सी इसको अगर मैं बताऊं, लेजिस्लेचर ने क्या करा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि हर ऑफेंस में क्या लिखा हुआ है? एक्टर सीरियस लिखा हुआ है। हम क्या करें कि हर ऑफेंस का एक एक्टर सीरियस है और हर ऑफेंस में एक्टर सीरियस लिखा हुआ है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं हर ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है। अगर आपने वो कॉन्सिक्वेंस कर दिया तो आपके ऊपर उस ऑफेंस के चार्जेस बन जाएंगे, आपको उस ऑफेंस के लिए क्या हो जाएगी? पनिशमेंट। अब मुझे बताइए वो कॉन्सिक्वेंस लिखना आसान है कि कंडक्ट लिखना आसान है, एक्ट लिखना आसान है? लेट्स सपोज करो जैसे कि अगर मैं मर्डर की बात करता हूं तो मर्डर वाले सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं, दैट इज डेथ। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ है। हमने क्या एक्ट और कंडक्ट को एक्सप्लेन करा उधर? आंसर इज नो। उसमें क्या ये लिखा हुआ है कि अगर आपको मर्डर के लिए पनिशमेंट होगी तो शूटिंग से ही हो सकती है, आपको पॉइजन ही देना पड़ेगा, आपको बर्न ही देना पड़ेगा, आपको स्ट्रैंगुलेशन, आपको स्टैबिंग ही करनी पड़ेगी। क्या इसके अलावा और भी मेथड्स हैं मर्डर करने के? आंसर इज ड्राउनिंग, सफोकेशन, बहुत सारे एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, एन नंबर ऑफ कंडक्ट है जिसके कारण आप क्या कर सकते हो? मर्डर कर सकते हो। आंसर इज यस। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द लेजिस्लेचर, it is impossible for the legislature to write down each and every type of conduct. इसीलिए वो कहते हैं कंडक्ट चाहे जो मर्जी हो, हमें क्या चाहिए? उसका कॉन्सिक्वेंस। सो एक्टर सीरियस इज डीलिंग विद व्हाट? द कॉन्सिक्वेंस। Once you have achieved that consequence, then you will be liable for that offense. So actus reus is what? The consequence of the conduct of the accused which is forbidden by law. याद रख लेना, what is actus reus? The consequences. क्लियर? इसको प्लीज एक बार ध्यान से अपने आप समझिए और कहीं ना कहीं फटाफट से इसको नोट डाउन करो प्लीज। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। एक्टस रियस क्या है? द कंडक्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट एंड विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। फटाफट से नोट डाउन करिए प्लीज। कर लिया नोट डाउन? कर लिया नोट डाउन? नाउ इस चीज को ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब मैंने सारी की सारी आपको एक्टस रियस की बेसिकली फाउंडेशन, दैट मीन बेसिक्स के एक्टस रियस, आपने जब भी एक सेक्शन में देखना एक्टस रियस क्या है, क्या हर एक सेक्शन में एक्टस रियस दिया होगा? आंसर इज यस, हर एक सेक्शन में दिया होगा। दैट मीन्स हर एक सेक्शन में उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस दिए होंगे। अगर ये कॉन्सिक्वेंस हुए तो ये ऑफेंस बनता है। क्लियर है? ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है आईपीसी में जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ना दिए हों। जैसे ही वो कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं हम कहते हैं कि आपने वो ऑफेंस कर दिया। सो एक्टस रियस इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ आईपीसी। क्लियर है? इन ईच एंड एवरी प्रोविजन एंड इन ईच एंड एवरी ऑफेंस विच इज गिवन इन आईपीसी। क्लियर है?
समझ आ गया? एनी डाउट? क्लियर? ये तो हमने बात कर दी, ठीक है, मैंने आपको सारी की सारी फाउंडेशन बेसिक बता दी। व्हाट इज एक्टर सीरीज? व्हाट इज एक्टर सीरीज? द कॉन्सिक्वेंस। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना और कहीं ना कहीं बेयर एक्ट में देखना है तो बेयर एक्ट में कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है? क्या बेयर एक्ट में एक्टर सीरीज को समझाया गया है? यस, बेयर एक्ट में एक्टर सीरीज को समझाया गया है। हाँ, वो अलग बात है कि एक्टर सीरीज को एक सेक्शन में समझाया गया, इट इज द कंपाइलेशन ऑफ द वेरियस प्रोविजंस। So once if you want to understand what is actus reus and whether it is given in IPC or not, then you will not understand actus reus by reading only one provision, one section. It is a compilation of the various sections, and by reading all these sections you can understand what is actus reus, and the basics of all these sections I have already told you. तो मैं आगे करने क्या वाला हूँ? मैंने जो ये आपको समझाया है मैं आपको बेयर एक्ट के हेल्प से समझाने वाला हूँ। दैट मीन्स हम ये करने वाले हैं कि भाई ये जो चीज़ हमने समझी है, जो एक्टर सीरीज है, ये कॉन्सिक्वेंस है, ये बेयर एक्ट में दी हुई है। अगर दी हुई है तो कहाँ पे दी हुई है? क्लियर है? समझ आ गया? इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज़, इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज़। हमने एक्टर सीरीज की बात करी और एक्टर सीरीज को हमने क्या बोल दिया? द कॉन्सिक्वेंस। हमने एक्टर सीरीज को क्या बोल दिया? द कॉन्सिक्वेंस। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सिक्वेंस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सिक्वेंस, देन मैं सारे के सारे कॉन्सिक्वेंस, अब हर एक ऑफेंस का अलग कॉन्सिक्वेंस होगा कि नहीं होगा? आंसर इज यस, हर एक ऑफेंस का अलग से कॉन्सिक्वेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मर्डर की बात करूं तो डेथ विल बी द कॉन्सिक्वेंस। क्लियर है? अगर मैं हर्ट की बात करूं तो हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा हूं तो ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। सो हर एक ऑफेंस का अलग से कॉन्सिक्वेंस है, और अगर वो कॉन्सिक्वेंस हो गया, उस कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से ही हमें पता चलता है कि कौन सा ऑफेंस आपने करा है। क्लियर है? अगर मैं कॉन्सिक्वेंस को, अब अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सो कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लेन कैसे किया जाए एक वर्ड में? क्या मैं इसको बोल सकता हूं, इन ईच एंड एवरी दिस कॉन्सिक्वेंस देयर इज व्हाट? इंजरी। देयर इज व्हाट? इंजरी। दैट मीन्स देयर इज व्हाट? हार्म ऑफ डिफरेंट काइंड्स टू द विक्टिम। सो अरे अगर मैं बोल सकता हूँ कि डिफरेंट ऑफेंसेस में डिफरेंट एक्टर सीरीज है, दैट मीन्स डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उन कॉन्सिक्वेंस को मैं बोल सकता हूँ इन ईच एंड एवरी ऑफेंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज। And when we are talking about different kind of harm, different kind of injuries, we are talking about what? This consequence. And this consequence means what? The actor series. और क्या ये इंजरी की डेफिनेशन बेयर एक्ट में दी हुई आईपीसी में? आंसर इज यस। प्लीज टेक आउट सेक्शन 44। प्लीज टेक आउट सेक्शन 44। निकालिए सेक्शन 44, निकालिए सेक्शन 44। इस चीज़ को ध्यान से देखना प्लीज़। पढ़ूंगा अभी सेक्शन 44, और सेक्शन 44 की हम एक एक चीज़ समझने वाले हैं। सेक्शन 44 की हम एक एक चीज़ समझने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सेक्शन 44 कंप्लीट है, और इट इज़ इनकम्प्लीट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टर सीरीज। 44 के साथ बहुत सारे और भी सेक्शंस हमने पढ़ने हैं। जब वो सारे सेक्शंस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा भाई एक्टर सीरीज क्या है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक वर्ड पे, क्योंकि हमने क्या बोला कि कॉन्सिक्वेंस को अगर एक वर्ड में, क्योंकि हर ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंस अलग है, बट इसको समझने के लिए अगर एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? आंसर इज यस। चाहे ये अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पर इनमें सब चीज़ों में, सारे ऑफेंसेज में, सारे एक्टर सीरीज में एक चीज़ कॉमन है। क्या? इंजरी हो रही है। दैट मीन्स हार्म हो रहा है। और इंजरी की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है? सेक्शन 44 में दी हुई है। प्लीज टेक आउट सेक्शन 44। देखते हैं क्या बोल रहा है इंजरी। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म, अंडरलाइन कर लेना, डिनोट्स एनी हार्म
whether illegally caused, sorry, whatever illegally caused, underline कर लेना, illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. Body, mind, reputation or property. दोबारा पढ़ रहा हूँ. The word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. अगर हम पूरी पूरी डेफिनेशन को डिवाइड करें तो हम क्या बोलते हैं, जो सेक्शन 44 में इंजरी की डेफिनेशन दी हुई है, इंजरी की जब डेफिनेशन दी हुई है तो क्या बोल रहे हैं, इट इज एनी हार्म कैसी कॉज हुई है, लीगल की इलीगल, इलीगली कॉज्ड टू द पर्सन, कहां पर, इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. ये पूरी पूरी डेफिनेशन ऐसी लिखी हुई है. हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो आपको ये जानने की जरूरत है भाई सेक्शन 44 की इंजरी की जो डेफिनेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं. बिकॉज हम कॉन्सिक्वेंस कह रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, बट इन सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज इंजरी, दैट इज हार्म. सो दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंस चाहे हर ऑफेंस का डिफरेंट है, पर उसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं वो हमेशा किस फॉर्म में हो रहे हैं, इंजरी की फॉर्म में हो रहे हैं, हार्म की फॉर्म में हो रहे हैं. दैट इज वाई हमने क्या बोल दिया सेक्शन 44 में, जब इंजरी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एनी हार्म. इंजरी मीन्स एनी हार्म. कैसी कॉज हुई है वो, लीगली की इलीगली, इलीगली कॉज्ड. एक पर्सन की हुई है, आंसर ये एक पर्सन की हुई है, और एक पर्सन को कैसे, उसकी बॉडी को आपने इंजरी करी है, उसके माइंड को आपने इंजरी कॉज करी है, उसकी रेपुटेशन को आपने इंजरी कॉज करी है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को आपने इंजरी कॉज करी है. अगर हम इसकी बात करते हैं तो बॉडी को जब आप इंजरी कॉज करते हो तो सारे के सारे बॉडी ऑफेंसेस इसमें आ जाएंगे, आंसर इज यस. फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप एटसेट्रा. जब आपने इंजरी प्रॉपर्टी को कॉज करिए तो सारे के सारे इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस आ जाएंगे, आंसर इज यस. वी आर डीलिंग विद प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद प्रॉपर्टी ऑफेंसेस दैट मीन्स व्हाट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी. ये सारे के सारे ऑफेंसेस आ जाएंगे. जब हम रेपुटेशन की बात करें, आपने रेपुटेशन में क्या कर दी है, एक इंजरी, एक हार्म कॉज करी है, दैट इज डिफेमेशन. अगर मैं बोल रहा हूं कि आपने माइंड में कहीं ना कहीं इंजरी कॉज करी है, कहीं ना कहीं माइंड को आपने क्या करा है, डिस्टर्ब करा है, सो दैट इज द केस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन. किसी को धमकाना, इंटिमिडेट करना. ये सारे के सारे क्या आईपीसी में ऑफेंसेस हैं, आंसर इज यस. क्या इसको अलग अलग करके देखना जरूरी है, आंसर इज नो. मुझे बताइए, लेट्स सपोज कर लो अगर हम रेप की बात करें, ऑब्वियसली इट इज अ बॉडी ऑफेंस, बट इजंट इट इफेक्ट द माइंड ऑफ द विक्टिम, आंसर इज यस. इजंट इट इफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम, आंसर इज यस. सो हम कभी जब हम ये बात करें, ठीक है, हम डेफिनेशन के हिसाब से इसको अलग अलग करके देख रहे हैं, बट जरूरी है कि जब आपने एक एक्ट एक कंडक्ट करा है तो आप एक टाइम पर एक ही ऑफेंस कर रहे हो, क्या आपका एक कंडक्ट मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है, आंसर इज यस. आपका एक ही कंडक्ट मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है. सो दैट इज वाई आप करते तो एक एक्ट हो पर आपके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट डिफरेंट आ गए. आपने करा एक एक्ट, एक कंडक्ट, रेप करा, कहीं ना कहीं माइंड इफेक्ट हो रहा है, रेप करा कहीं ना कहीं बॉडी इफेक्ट हो रही है, रेप करा कहीं ना कहीं डेफेमेशन हो रही है, रेपुटेशन हार्म हो रही है. क्लियर है, समझ आ गया? ये कहीं ना कहीं हार्म है कि नहीं है, आंसर इज इट इज अ काइंड ऑफ हार्म. और इस हार्म को कैसे करा आपने, इलीगली कॉज्ड. कॉज्ड मतलब बाय योर एक्ट
बाय कंडक्ट। इसके लिए हम पढ़ेंगे कॉज की डेफिनेशन, अगर आपने देखनी है आप निकालेंगे सेक्शन 32 एंड 33। एक्ट और कंडक्ट की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है? सेक्शन 32 और 33 में। प्लीज टेक आउट सेक्शन 32 एंड 33। सबसे पहले सेक्शन 32 पढ़ रहा हूं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omission। अंडरलाइन कर लेना, words which refer to acts done extend also to illegal omission। जो सेक्शन 32 है, जब हम कहते हैं कि आपने एक कंडक्ट करा है, आपने एक एक्ट करा है और आपने अपनी एक्ट से, कंडक्ट से ये कॉन्सिक्वेंस कर दिया, ये ऑफेंस कर दिया, तो आपने कहीं ना कहीं, जब हम बात कर रहे हैं इलीगली कॉज्ड की, इलीगली कॉज्ड मतलब बाय द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। When we are talking about by the act of the accused, this act, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है? सेक्शन 32 में दी हुई है। और कहीं ना कहीं इस एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा? आंसर इज यस। लेट्स सपोज हस्बैंड वाइफ, इन दोनों में बनती नहीं है, बिटरनेस है, मे बी डॉरी के कारण, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। एच ने शूट कर दिया डब्ल्यू को। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एक्ट। इसने डब्ल्यू की क्या कर दिया? डेथ कर दिया। दैट मीन्स इधर मर्डर हुआ है, इलीगली कॉज्ड हार्म टू द बॉडी। लेट्स सपोज करो डब्ल्यू को इसने कमरे में बंद करके रखा हुआ है, ना ही फूड ना ही वाटर, कुछ भी नहीं दे रहा। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू मेंटेन डब्ल्यू, टू मेंटेन द वाइफ। एच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एच ने क्या करा हुआ? उसको एक कमरे में बंद करा हुआ है और उसको कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बिकॉज ऑफ स्टारवेशन डब्ल्यू डाइड। नाउ ये भी क्या एच का एक्ट है? आंसर इज यस, बट दिस एक्ट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? ओमिशन। सो तभी हम बोलते हैं, जब हम इलीगली कॉज की बात कर रहे हैं, इलीगली कॉज मतलब बाय द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। और सेक्शन 32 क्या बोल रहा है? एक्ट इंक्लूड्स, एक्ट तो आएगा ही इसमें, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन ऑल्सो। उसके बाद क्या देखते हैं सेक्शन 33 क्या कह रहे हैं? द वर्ड एक्ट, इसमें अगेन एक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, अ सिंगल एक्ट, and the word omission denotes as well a series of omissions as a single omission। That means क्या जब हम इधर एक्ट की बात करें या फिर ओमिशन की बात करें, सिंगल एक्ट या सिंगल ओमिशन, कि इसमें मल्टीपल एक्ट्स, सीरीज ऑफ एक्ट्स और सीरीज ऑफ ओमिशन भी आ सकता है। इसमें सीरीज ऑफ एक्ट्स और सीरीज ऑफ ओमिशन भी आ सकता है। सो दैट मीन्स अगर हम कॉज की डेफिनेशन देखते हैं, तो ये कहाँ पे लिखी हुई है? 32 और 33 में। अगर दोनों की कंबाइंड रीडिंग करते हैं तो कॉज्ड मीन्स व्हाट? एक्ट और ओमिशन, कुछ भी हो सकता है इसमें। इट मीन्स अ सिंगल एक्ट और अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। इट मीन्स अ सिंगल ओमिशन और सीरीज ऑफ ओमिशन। लेट्स सपोज करो अगर मैं सीरीज ऑफ एक्ट्स की बात करूं, एक बारी आपने क्या करा? अगर मैं सिंगल एक्ट की बात करूं, एक बारी आपने क्या कर दिया? शूट कर दिया। दैट इज अ सिंगल एक्ट। एक ही बारी एक्ट करा, एक ही बारी शूटिंग करी है। सीरीज ऑफ एक्ट्स मतलब आपने मल्टीपल ब्लोज दिए हैं, लाठी ब्लोज, या फिर मल्टीपल स्टैबिंग करी है। दैट इज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। आप स्लो पॉइजन दे रहे हो, दैट मीन्स आज थोड़ा दिया, फिर कल थोड़ा दिया, फिर परसों थोड़ा दिया, आपने बहुत बारी पॉइजन दिया है। दैट इज ऑल्सो अ सीरीज ऑफ एक्ट्स। सो आपको अगर हम बात करें कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट मीन्स व्हाट? बाय द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, एंड दिस एक्ट इंक्लूड्स व्हाट? एन एक्ट, ओमिशन, सीरीज ऑफ एक्ट्स, सीरीज ऑफ ओमिशंस।
हमने क्या करा, अभी इंजरी की डेफिनेशन देख रहे हैं, हम वो कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। जब हम वो इंजरी की डेफिनेशन देख रहे हैं, हम वो कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, तो हमने बोला भाई हार्म हो रही है। जो हार्म हो रही है वो कब हो रही है, कहाँ पे हो रही है, एक पर्सन को हो रही है, शायद उसकी बॉडी पे, माइंड पे, रेपुटेशन पे या प्रॉपर्टी पर। और कैसी हो रही है, इलीगली कॉज्ड हो रही है। कॉज मतलब बाय द एक्ट और द ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड। क्लियर है, समझ आ गया? इस चीज को प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट करिए, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी है, तभी कह रहा हूं फटाफट से नोट कर लो। कर लिया नोट, समझ आ गया? याद रख लेना, अगर हम ये कॉज की बात करें, एक्ट और ओमिशन की बात करते हैं, तो इसी एक्ट और ओमिशन में, इसी कंडक्ट में, इसी एक्ट में कहीं ना कहीं अबेटमेंट भी आ जाएगा, आंसर इज यस। कॉन्स्पिरेसी भी आ जाएगी, आंसर इज यस। ज्वाइंट लायबिलिटी भी आ जाएगी, आंसर इज यस। जॉइंट लायबिलिटी में अगर हम देखें, दैट इज सेक्शन 34 एंड 149। क्योंकि वो भी एक तरह से क्या है, आपका एक्ट ही है, आप किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे हैं। आपने अबेटमेंट मतलब किसी को इंस्टिगेट कर उकसाया है करने के लिए, दैट इज ऑल्सो योर कंडक्ट, योर एक्ट। क्लियर है, समझ आ गया? जब अबेटमेंट करेंगे, जब कॉन्स्पिरेसी करेंगे, जब 34 149 करेंगे, तब आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएंगी। इसको फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लो। क्लियर है, समझ आ गया? नोट डाउन कर लिया? नाउ देखिएगा आगे प्लीज। नाउ देखिएगा प्लीज, अगर हम इंजरी की डेफिनेशन लें, तो हम इसको बोल सकते हैं सिंपली, इट इज अ हार्म दैट इज कॉज्ड इलीगली। हार्म किस किस पे हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, and when we are talking about the person, then how? To his body, mind, reputation or property. Caused means the conduct, the act of the accused. And what does it include? That is given under section 32 and 33. उसके बाद वर्ड क्या लिखा हुआ है? इलीगली। जो इलीगली की डेफिनेशन दी हुई है, इलीगल की डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 43। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 43। सो अगर आपको पूरी इंजरी की डेफिनेशन समझनी है, जो कि सेक्शन 44 में दी हुई है, अगर आपको पूरी इंजरी की डेफिनेशन समझनी है जो कि सेक्शन 44 में दी हुई है, along with section 44 you have to read section 32 and 33. Along with section 32 and 33 you have to read, that is section 43, and that gives us the definition of what? Illegal. क्योंकि आपका जो एक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए?
इलीगल होना चाहिए, इलीगली कॉज्ड, दैट मीन्स योर एक्ट, your conduct must be what? Illegal. अगर आप इलीगल की डेफिनेशन देखते हो सेक्शन 43 में, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं. The word illegal is applicable to everything. अंडरलाइन कर लेना everything. दोबारा पढ़ रहा हूँ. The word illegal is applicable to everything which is an offense. अंडरलाइन कर लेना offense. Or which is prohibited by law. अंडरलाइन कर लेना prohibited by law. Or which furnishes the ground for civil action. अंडरलाइन कर लेना which furnishes the ground for civil action. अब इतना ही पढ़ूंगा मैं, उसके बाद वाला बाद में करेंगे. पहले इतनी ही लाइन समझेंगे. दोबारा पढ़ रहा हूँ. The word illegal is applicable to everything. Now कहते हैं जो वर्ड इलीगल है वो सबके साथ चल सकता है. It is applicable to everything. Here everything that means illegal हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? कॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. दैट मीन्स हम जो वर्ड इलीगल है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? आपके एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपके कंडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. सो दैट मीन्स हम इधर एवरीथिंग की जगह आपका एक्ट और कंडक्ट पढ़ सकते हैं. आंसर इज यस. अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं कैसे? द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू द कंडक्ट. द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू द कंडक्ट which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes the ground for civil action. So that means आपका एक्ट और कंडक्ट इलीगल कब होगा? जब आपका एक्ट क्या है? एक ऑफेंस. आपका एक्ट क्या है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ. या फिर आपका जो एक्ट है वो क्या है? इट फर्निशेस द ग्राउंड फॉर furnishes the ground for civil action. इन सब के बीच में क्या लिखा हो? वर्ड. और तीनों में से कुछ भी चलेगा. अगर तीनों में से कुछ भी है, आपका जो एक्ट हो जाएगा, आपका जो कंडक्ट हो जाएगा वो इलीगल हो जाएगा. और जैसे ही आपका एक्ट और कंडक्ट इलीगल हो गया और उसकी वजह से कोई हार्म हुई है, हम क्या बोल देंगे? वो हार्म कैसी है? एक इंजरी है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने एक्टर सीरियस कर दिया. आपने क्या कर दिया? एक कॉन्सिक्वेंस कर दिया. अब वो डिपेंड करता है आपने कौन सी हार्म करी है, कौन सी इंजरी करी है, उसके हिसाब से आपके ऊपर एक चार्ज लग जाएगा ऑफेंस का. अगर सिर्फ और सिर्फ हर्ट करे तो हर्ट, अगर ग्रीवियस हर्ट करे तो ग्रीवियस हर्ट, अगर आपने किसी की डेथ ही कर दी है तो क्या लग जाएगा? मर्डर. सो मैं बोल सकता हूं अगर आपने एक इंजरी, दैट मीन्स एक्टर सीरियस, दैट मीन्स कॉन्सिक्वेंस समझना है, तो आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा? 44. उसके बाद 32 एंड 33. उसके बाद आपने इलीगल की डेफिनेशन पढ़ी है कहां पर? 43 में. क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? इस चीज को अप्लाई करके देखेंगे अभी हम. सबसे पहली बात, ये जितने भी मैंने सेक्शंस लिखे हैं और जैसे ही मैंने इसको ब्रेक करा है, एक बार इसको कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके लिए मेथड बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए कि भाई बेयर एक्ट में एक्टर सीरियस कहाँ दिया हुआ है. अगर आप जनरली इसको समझोगे तो हमें पता है यस इट इज अ कॉन्सिक्वेंस. बट व्हेन वी लुकिंग इनटू द बेयर एक्ट, व्हेन वी लुकिंग इनटू द लीगल प्रोविजंस, देन इज इट गिवन एनीवेयर? आंसर इज यस, बट नॉट इन वन सेक्शन, इन मल्टीपल सेक्शंस. क्लियर है? हाँ, इसके साथ एक और सेक्शन लिख लो 40. अभी मैं इस पे आ रहा हूं, पहले ये सारे के सारे नोट डाउन कर लेना. फटाफट से इस चीज को नोट डाउन करो.
कर लिया नोट डाउन। अब इसी चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे बड़ी बात, हमें ऑफेंस की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। अगर हम ऑफेंस की बात कर रहे हैं, आपका एक्ट इलीगल कब होगा, आपका कंडक्ट इलीगल कब होगा, जब आपका एक्ट क्या है, आपका कंडक्ट क्या है, एक ऑफेंस है। और ऑफेंस की डेफिनेशन कहां पे दी हुई है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 40, प्लीज टेक आउट। इसकी डेफिनेशन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस ले रहा हूं, पूरी थॉरली इसकी डेफिनेशन कुछ देर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, सेक्शन 40 निकालिए प्लीज। क्या लिख रहे हैं, एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस mentioned in clauses 2 and 3 of this section, the word offense denotes, इधर से पढ़ रहा हूं, the word offense denotes, offense का मतलब क्या है, the word offense denotes a thing which is, a thing made punishable by this code। क्या बोल रहा है, हम offense को कब बोल देंगे, क्या बोल देंगे, the word offense denotes a thing, क्या लिख रहा है, a thing made punishable by this code। मेड पनिशेबल बाय दिस कोड मतलब बाय आईपीसी कर सकता हूं मैं, आंसर इज यस। सो दैट मीन्स जितने सारे के सारे ऑफेंसेस इसमें लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे लिए ऑफेंसेस हैं, जितने सारे के सारे इसमें कहीं ना कहीं पनिशेबल एक्ट्स हैं वो हमारे लिए क्या हैं, ऑफेंसेस हैं। अगर आप एक ऑफेंस वर्ड, लेट्स सपोज को आंसर राइटिंग में आपने ऑफेंस वर्ड यूज करा, क्लियर है, दिस इज सच एन ऑफेंस, दैट मीन्स एग्जामिनर के पॉइंट पे, उसके माइंड पे क्या जाएगा, यू आर टॉकिंग अबाउट आईपीसी। कहीं ना कहीं अगर मैं दूसरे एक्ट्स की बात कर रहा हूं, जो दूसरे एक्ट्स में जो एक्ट पनिशेबल बनाए गए हैं, क्या हम उनको ऑफेंस बोलेंगे, आंसर इज नो, हम उसको क्या बोलते हैं, क्राइम। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफेंस, जनरल वर्ड ठीक है, इनके लिए भी जो इधर ऑफेंसेस दिए हुए हैं आईपीसी में, इसको भी आप क्राइम बोल सकते हो, इसको भी आप अनलॉफुल एक्ट बोल सकते हो, इलीगल एक्ट बोल सकते हो, पनिशेबल एक्ट बोल सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू द लीगल डेफिनेशन, जो एक्ट आईपीसी में पनिशेबल है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आईपीसी में पनिशेबल है, हम उसको क्या नाम दे देते हैं, ऑफेंस। सो दैट मीन्स व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड ऑफेंस, दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद आईपीसी ओनली। अगर आपने दूसरे एक्ट से डील करना है तो आप उस चीज को क्या बोल देते हो, क्राइम। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड अदर लॉज, अदर क्रिमिनल लॉज। क्लियर है। अब इस चीज को देखो, मैं इस चीज को अप्लाई कर रहा हूं, इसी पूरी डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे। ए ने बी को शूट करा, इसकी क्या हो गई, डेथ। क्लियर है। मुझे बताइए, जो हमने डेथ कॉज कर दी है, इट इज अ हार्म और नॉट, आंसर इज यस, इट इज अ हार्म टू अ पर्सन। कहां पर, बॉडी पर। सो पहला इंग्रेडिएंट फुलफिल हो गया, आंसर इज यस, इट इज हार्म टू अ पर्सन। कॉज्ड, दैट मीन्स आपके एक्ट, आपके कंडक्ट से हुई है, आंसर इज यस। जो आपका कंडक्ट है, जो आपका एक्ट है, वो क्या है, शूटिंग। और जो आपका एक्ट है, क्या वो इलीगल है, आंसर इज जो आपका एक्ट है वो इलीगल है। क्यों, क्योंकि जो आपका एक्ट है वो कौन सी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, इट इज एन ऑफेंस, इट इज फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 40। व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, मर्डर, इट इज पनिशेबल इन आईपीसी। सो कहीं ना कहीं एक्टस रियस के सारे इंग्रेडिएंट पूरे हुए कि नहीं हुए, आंसर इज पूरे हुए। हमने इसको एक वर्ड दे दिया था, कॉन्सिक्वेंस। बट बेयर एक्ट में भी क्या है दिया हुआ है, आंसर इज बेयर एक्ट में भी है। क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आपका जो एक्ट है, आपका जो कंडक्ट है वो इलीगल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नाउ आर वी टॉकिंग अबाउट आईपीसी, आंसर इज नो। आईपीसी की बात तो हम कर चुके हैं। Here we are not talking about the IPC, here we are talking about other laws, other criminal laws। हम दूसरे क्रिमिनल लॉज की इधर बात कर रहे हैं। कैसे दूसरे क्रिमिनल लॉज, प्रोहिबिटेड बाय लॉ में किसका एग्जांपल दे सकते हो, आपका प्रोहिबिटेड बाय लॉ, maybe food adulteration act, food adulteration act,
डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन सारे एक्ट्स के एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे और भी एक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ए है, उसने क्या कर दिया, फूड अडल्ट्रेशन करी है। फूड अडल्ट्रेशन कैसे करी है उसने, ध्यान से देखिएगा प्लीज। लेट्स सपोज कि ही इज अ मिल्क मैन, दूध वाला ये, और दूध में क्या मिला रही है, पानी। उसकी क्वालिटी क्या कर दी इसने, डिग्रेड कर दी मिल्क की क्वालिटी। आंसर इज इट इज कॉल्ड व्हाट, फूड अडल्ट्रेशन। आपने कोई एक्सटर्नल एलिमेंट मिला के एक फूड की क्वालिटी को क्या कर दिया, डिग्रेड। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो मिल्क है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी तो मुझे बताइए कहीं ना कहीं इट इज अ हार्म टू द बॉडी और नॉट, आंसर इज यस। और जो ये हार्म हो रही है बॉडी को, ये आपके कंडक्ट से हो रही है। आंसर इज आपने कैसा कंडक्ट करा है, आपने मिल्क में पानी मिलाया है। सो इट इज अ हार्म, डिग्रेडिंग the value of the milk, the nutritious value of the milk is what, harm to the body of the person, maybe to the body of the child. And क्या ये आपके कंडक्ट से हो रहा है, आंसर यस, यू आर मिक्सिंग द वाटर विद द मिल्क। एंड क्या जो आपका एक्ट है ये मिक्सिंग ऑफ वाटर, दैट इज योर एक्ट, ये क्या इलीगल है, आंसर इज यस, क्योंकि इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सो अगेन आप क्या ऑफेंस होगा, आंसर इज यस। कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये क्या रॉन्गफुल एक्ट है, क्या ये आपने एक्ट सीरियस कर दिया है, आंसर इज यस। क्लियर है? इसको फटाफट से ये दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरे का अभी एग्जांपल लूंगा मैं, फटाफट से इन दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए 2 मिनट में प्लीज। जो मैंने पहला एग्जांपल लिया और दूसरा एग्जांपल लिया उसमें फर्क क्या है? पहले एग्जांपल में मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ विच इज इंक्लूडेड इन आईपीसी, विच इज अ पार्ट ऑफ एन ऑफेंस। दूसरे एग्जांपल में मैंने जिसकी बात करी, आर वी टॉकिंग अबाउट आईपीसी, आंसर इज नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अदर क्रिमिनल लॉज। एंड मैंने एग्जांपल लिया फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, मैंने एग्जांपल लिया डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, और कहीं ना कहीं उस पर भी पूरी की पूरी ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। आंसर यस, पूरी की पूरी डेफिनेशन ही अप्लाई हो रही है। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज? क्लियर? फटाफट से नोट करिए प्लीज। कर लिए नोट? ध्यान दीजिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर आपका एक्ट इलीगल है तो आपका एक्ट कैसे इलीगल हो जाएगा? जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ, योर एक्ट विल बी इलीगल व्हेन योर एक्ट इज व्हाट, फर्निशेस द ग्राउंड फॉर लीगल एक्शन, सॉरी सिविल एक्शन, फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाला है ये। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं सिविल एक्शन की बात कर रहा हूं, आपने एक ऐसा एक्ट करा है जो कि किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल एक्शन। दैट मीन्स आपका एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में फॉल कर रहा है, आपका एक्ट या फिर टॉर्ट में फॉल कर रहा है। दैट मीन्स हम सिविल एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। इसको समझना अभी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं टॉर्ट का मैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ए और बी दो नेबर्स हैं, ये बहुत अच्छे नेबर्स हैं,
एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो ए इज़ टू ओल्ड, दैट इज लेट्स सपोज कर लो जो ए की एज है दैट इज लेट्स सपोज कर लो इट इज़ अबाउट 75 ईयर्स ओल्ड, और अगर मैं बी की एज की बात कर रहा हूँ ही इज़ 25 ईयर्स, सो ही इज़ क्वाइट यंग। हुआ क्या है, जो ए है उसकी अभी हार्ट सर्जरी हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी, और जो इसका हार्ट है वो ज़्यादा वीक है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि दोनों पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, तो बी को भी ये बात पता है कि ए की हार्ट सर्जरी हुई है एंड ही नीड्स रेस्ट, नो पैनिक नो टेंशन, क्लियर है। अब जब ए हॉस्पिटल से आया, जब वो डिस्चार्ज हुआ, तो कहीं ना कहीं बी उसकी हालचाल पूछने भी गया, कैसे हो, डैट में उसको पता है सब कुछ, व्हाट इज हिज कंडीशन, व्हाट ही नीड्स। ये बात है जब उसकी सर्जरी हुई, ये बात है लेट्स सपोज कर लो दिसंबर की, और 31 दिसंबर आने वाला है, डैट मींस न्यू ईयर आने वाला है। तो बी ने क्या करा, वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर एक पार्टी रखी। बी ने क्या करा, अपने घर क्या रखी, एक पार्टी रखी। जब बी ने अपने घर पार्टी रखी, कहीं ना कहीं जैसे ही 12 बजे वो काउंटडाउन होता है ना शुरू, 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर, वो बोला, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं इसने क्या करा, अपने घर पार्टी रखी, और 12 बजे कहीं ना कहीं वो बहुत ज़ोर से शोर करने लगे, म्यूज़िक सिस्टम ऑन हुआ। कहीं ना कहीं जैसी वो न्यूसेंस क्रिएट हुई, इट्स अ न्यूसेंस, जैसी वो क्या हुई है, न्यूसेंस क्रिएट हुई है, जो एक ही बड़ी वो नींद में था और एकदम से डर के वो उठा, वही क्या हो गया, क्योंकि उसके पड़ोस में सब कुछ हुआ ये एकदम सही। अब कहीं ना कहीं वो कौन सी पोजीशन पे है, ही इज इन शॉक, जो ए है ही इज इन शॉक, भाई ये क्या हो गया एकदम से, और उसके कारण उसका क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया एंड ही इज राइट, उसकी क्या हो गई, डेथ। इसको एक हार्म हुई है, इसको क्या हुई है, एक हार्म हुई है, कॉज्ड। आपका कैसा एक्ट था, न्यूसेंस, आपका कैसा एक्ट था, न्यूसेंस। क्या जो न्यूसेंस एक्ट है आपका ये इलीगल है, आंसर इज यस। कैसे इलीगल है, इट फर्निशेस द ग्राउंड फॉर व्हाट, सिविल एक्शन। सो दैट मीन्स इस केस में भी अगर हम बी की बात करें तो बी को कौन सी पनिशमेंट होने वाली है, इसको कहीं ना कहीं मर्डर की पनिशमेंट हो सकती है, आंसर इज यस, इसको कहीं ना कहीं मर्डर की पनिशमेंट हो सकती है, कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट हो सकती है। सो जरूरी नहीं है जो आपका एक्ट है, जो आपका कंडक्ट है, वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ में ही फॉलो होना चाहिए। आपका एक्ट इलीगल हो जाएगा, आपका एक्ट तब भी इलीगल हो जाएगा अगर वो कहीं ना कहीं किस में फॉलो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में या फिर टॉर्ट में। आपने कोई क्या करा है, एक सिविल रॉन्ग करा है। क्लियर है। इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके कहीं ना कहीं माइंड को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करेगा, एक आपको सोचने में मजबूर कर देगा। भाई जो हमने इलीगल एक्ट की बात करी है, कहीं ना कहीं हमारी बड़ी, अगर हम देखते हैं तो इलीगल एक्ट मतलब क्या, हम मर्डर के बारे में सोचते हैं, रेप के बारे में सोचते हैं, बट आपका एक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस से ही इलीगल होता है क्या, दूसरे लॉ से इलीगल नहीं होता? आंसर इज नो, ये दूसरे लॉ से भी इलीगल होता है। दूसरे क्रिमिनल लॉज, अदर क्रिमिनल लॉज, एंड इवन if your act is what furnishes the ground for civil action, that means it comes under the category of contract, it comes under the category of tort. क्लियर? फटाफट से इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए। मैंने 3 एग्जांपल्स लिए अलग अलग।
हम क्या कर रहे हैं अभी, इलीगल एक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इलीगल कंडक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैंने ऑफेंस का एक एग्जांपल लिया, मर्डर। मैंने प्रोहिबिटेड बाय लॉ का एक एग्जांपल लिया, दैट इज फूड अडल्ट्रेशन। अब मैंने किसका एग्जांपल लिया, व्हेन योर एक्ट is called illegal when it furnishes a ground for civil action. That means we are talking about tort. We are talking about tort. क्लियर है, समझ आ गया? एनी डाउट? नाउ दोबारा से सेक्शन 43 पढ़ रहा हूं मैं अभी। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। हियर एवरीथिंग मीन्स योर कंडक्ट, योर एक्ट। The word illegal is applicable to the act or conduct which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes the ground for civil action, and आगे बढ़ रहा हूँ मैं, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to commit. अंडरलाइन कर लेना, illegal in him to commit। एक्चुअली जो ये एंड से शुरू हो रही है डेफिनेशन, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इलीगल ओमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, एंड के बाद पढ़ रहा हूं, एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू, अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू व्हाटएवर इट इज इलीगल इन हिम टू कमिट। कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को रब करो। ध्यान दीजिएगा प्लीज, वही डेफिनेशन पे आ रहे हैं, इंजरी की डेफिनेशन पे आ रहे हैं। इंजरी मीन्स हार्म कॉज्ड बाय एक्ट और बाय कंडक्ट इलीगल। इधर एक्ट और कंडक्ट में हमने देखा था कि ओमिशन भी लाई करती है, आंसर इज यस। और जो वो ओमिशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इलीगल ओमिशन होनी चाहिए। एक ओमिशन इलीगल कब होगी, एक ओमिशन इलीगल कब होगी, फॉर एग्जाम्पल ए है, क्लियर है, लेट्स सपोज करो जो ए है, ही इज अ सिटीजन नॉर्मल पर्सन, ये रोड से जा रहा है, इसने कुछ देखा, कुछ लोग लेट्स सपोज करो ये दो लोग मिलके कहीं ना कहीं बी को मार रहे हैं। ए कहता है मैं क्यों इस लड़ाई में पड़ूं, वो चला गया। क्या ए ने ओमिशन करा, आंसर इज यस। ए ने क्या बी को बचाया, आंसर इज नो। सिमिलरली लेट्स सपोज करो ये जेड है, ही इज अ पुलिस ऑफिसर। इसी सेम सिचुएशन में लेट्स सपोज करो ये पुलिस ऑफिसर इधर से जा रहा है, इधर वही दो लोग हैं जो कि बी को कहीं ना कहीं मार रहे हैं। ये कहता है कि मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं, तो इसने भी नहीं बचाया, ये चला गया। सो दैट मीन इधर जेड ने जो पुलिस ऑफिसर है इसने भी क्या कराया, ओमिशन। आपके हिसाब से किसका ओमिशन इलीगल होगा, जो ए है, जो एक नॉर्मल पर्सन है, ही इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट बी। हु इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट बी, Z is duty bound to protect B. So हम क्या बोल रहे हैं, दोबारा पढ़ रहा हूं डेफिनेशन। A person is said to be legally bound to do। कौन है legally bound to do? That means किसके ऊपर ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी है, legally bound to do। legally bound to do, that means we are talking about what, the duty। अगर आप वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करोगे, अगर आप वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करोगे तो जो ये ओमिशन है ये क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आंसर इज यस। मुझे बताइए इधर कोई ड्यूटी थी, आंसर इज नो। कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी थी, मॉरल ड्यूटी। इधर हम क्या बोल रहे हैं, लीगली बाउंड, दैट मीन्स हम कौन सी ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल ड्यूटी। अगर अपनी आप लीगल ड्यूटी फुलफिल नहीं करोगे तो आपकी जो ओमिशन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, इलीगल। अगर आप अपनी मॉरल ड्यूटी फुलफिल नहीं करोगे
तो क्या ये ओमिशन के लिए आपको पनिशमेंट होगी? नो पनिशमेंट, इट इज नॉट एन इलीगल ओमिशन। ओमिशन के लिए प्लीज ये दोनों एग्जांपल्स नोट डाउन करो। ओमिशन के लिए प्लीज ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं इसको नोट डाउन करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ओमिशन को समझना। क्या हर तरीके की ओमिशन इलीगल है? आंसर इज नो। ये एग्जांपल बताते हैं कि हर तरीके की जो ओमिशन है वो इलीगल नहीं है। ओमिशन कब इलीगल बनती है? जब आपकी लीगल ड्यूटी होती है। अगर आप वो लीगल ड्यूटी फुलफिल नहीं करते तब आपकी ओमिशन क्या है? इलीगल। अगर आपकी ड्यूटी लीगल नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट लीगली बाउंड, बट सिर्फ और सिर्फ मॉरल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो आपकी जो ओमिशन है वो इलीगल हो जाएगी क्या? आंसर इज नो, योर ओमिशन विल नॉट बी इलीगल ओमिशन, इट इज जस्ट एन ओमिशन एंड यू विल नॉट बी पनिश्ड इन आईपीसी, इट इज नॉट एन ऑफेंस। रादर जो पुलिस ऑफिसर ने करा है वो क्या है? एक ऑफेंस है। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस बताया है किसमें? एक सिंपल ओमिशन में और एक इलीगल ओमिशन में। इलीगल ओमिशन कब बनती है? जब आप लीगली बाउंड होते हो। दैट मीन्स हम कौन सी ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल ड्यूटी। व्हेन दैट लीगल ड्यूटी इज नॉट फुलफिल्ड देन दैट ओमिशन विल बी इलीगल ओमिशन। क्लियर है? ये दोनों एग्जांपल्स को फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलता हूं। कर लिए नोट? ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम कहते हैं जो आपकी ओमिशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इलीगल ओमिशन होनी चाहिए। अगेन इलीगल में किसी चीज़ को हम इलीगल बोलते हैं तो वो इलीगल कैसे बनती है? पहले हमने एक्ट और कंडक्ट करा था। आपका एक्ट और आपका कंडक्ट कैसे इलीगल बना था? जब वो ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करता है, जब वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अब हम एक्ट और कंडक्ट की बात कर रहे हैं, बट किस फॉर्म में कर रहे हैं? ओमिशन के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसका पहली एग्जाम्पल दे दी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इसने कमरे में बंद करके रखा हुआ है, ना ही फूड दे रहा है ना ही वाटर दे रहा है। एच ने क्या करा है? ओमिशन करा है। क्या वो लीगली बाउंड था मेंटेन करने के लिए? आंसर इज यस, ही इज लीगली बाउंड टू मेंटेन। W, he is not fulfilling his duty, that means this omission is what? Illegal। और ये ऑफेंस है। लेट सपोज करो W की क्या हो चुकी है? डेथ। तो ये इलीगल ओमिशन के कारण इसने क्या कर दिया? एक ऑफेंस कर दिया, दैट इज व्हाट? मर्डर। ये मैं एग्जांपल ऑलरेडी ले चुका हूँ। और कहीं ना कहीं बेरेक के अगर प्रोविजन अप्लाई करके देखें तो सारे के सारे प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं। आंसर इज यस। क्लियर है? समझ आ गया? सिविल एक्शन, इस चीज का एग्जांपल ले रहा हूं। इसमें कैसे जो ओमिशन होगी वो फॉल करेगी? दैट मीन्स जो इधर आपकी ओमिशन है अब वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में फॉल हो रही है। इट फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, या फिर टॉर्ट में। टॉर्ट वाला एग्जांपल ले चुके हैं हम लोग, अभी कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल ले रहा हूं ओमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना इसको। लेट सपोज करो ये एक पूल है, स्विमिंग पूल, और इधर कहीं ना कहीं Z को अपॉइंट किया हुआ है। किसने? होटल ओनर ने। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ए होटल जिसमें एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, और उस स्विमिंग पूल में किसको अपॉइंट करा हुआ है? Z को अपॉइंट किया हुआ है। और क्या Z की क्या ड्यूटी है? उसको एक सैलरी मिल रही है होटल ओनर से। उसकी ड्यूटी क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली? कि जो भी डूबता हुआ आपको नजर आए
आपने उसको बचाना है। जो भी डूबता हुआ आपको नजर आए आपने उसको बचाना है। लेट सपोज कर लो इधर ए डूब रहा था, ए डूब रहा था, जेड ने उसको नहीं बचाया। जेड कहता है कि मैं नहीं बचाऊंगा। उसने क्या करा, अपनी ड्यूटी फुलफिल करी कि ओमिशन करा? ओमिशन करा। जेड ने क्या करा? ओमिशन। ये ओमिशन इलीगल है? आंसर इज यस, ये ओमिशन इलीगल है। कैसे इलीगल है? बिकॉज इट फर्निशेस द ग्राउंड फॉर लीगल सिविल एक्शन। कैसे सिविल एक्शन को? दैट मीन्स क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली उसको बचाना चाहिए था कि नहीं बचाना चाहिए था? आंसर इज यस। उसको सैलरी मिल रही थी उसके अकॉर्डिंगली, बट उसने वो अपनी ड्यूटी, वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करा? आंसर इज नो। सो दैट मीन्स जेड ने क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Breach of contract furnishes the ground for civil action. That means this omission is what? Illegal. Clear है? अब that means ये भी जो omission है ये illegal हो गई। जैसे ही ये omission क्या हो गई है? Illegal हो गई है। जैसे ही ये omission क्या हो गई है? Illegal हो गई है। क्या मैं Z के ऊपर again मर्डर के चार्जेस लगा सकता हूँ? आंसर इज यस, इट इज मर्डर। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज? सो हमने अभी करा क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक्टस रियस समझा। भी एक्टस रियस मतलब क्या? एक्टस रियस मतलब एक कॉन्सिक्वेंस। उस कॉन्सिक्वेंस को हमने एक सिंगल वर्ड से समझने की कोशिश करी है, दैट मीन्स इंजरी। और इंजरी तीन चीजों से मिलकर बनती है। एक हार्म होनी चाहिए, दैट इज कॉज्ड इलीगली। अगर ये तीनों की तीनों चीजें कंप्लीट हो गई, वंस ऑल दीज थिंग्स आर कंप्लीट, देन दैट मीन्स आपने किसी तरह की इंजरी कर दी है। अगर आपने किसी तरह की इंजरी कर दी है, दैट मीन्स आपने किसी ना किसी तरह का कॉन्सिक्वेंस कर दिया। उस कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से अब आपके ऊपर क्या लगेंगे? चार्जेस। क्लियर है? क्या हर ऑफेंस का एक कॉन्सिक्वेंस होता है? यस। डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से ही हमने क्या बनाए हैं? डिफरेंट ऑफेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस की ग्रेविटी के हिसाब से हमने क्या बनाए हैं? डिफरेंट ऑफेंसेस, और उनकी उसी हिसाब से हमने पनिशमेंट सेट करी है। क्लियर है? इन सारी की सारी चीजों को प्लीज फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आज के लिए इतना ही, दैट इज ऑल फॉर टुडे। उसके बाद हम कल करेंगे। इसको प्लीज फटाफट से नोट कर लीजिए, अभी 5 मिनट और रुका हुआ हूं मैं। कर लिया नोट? दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।